जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यह सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके हम 42 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये रोजाना चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वह भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक करोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन शानदार गणित का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्योंकि पहले 15 क्वेश्चन गणित के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि 20 में से आपको पहले से कितने आ रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है कि विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और थोड़े अलग दिखाई देते हैं, परंतु बिल्कुल आसान है। आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कुछ ही सेकंडों में बिना पेन उठाए इसे सरल कर सकते हो। कैसे करोगे कि विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है, तो एक केले का मूल्य कितना हो गया 4/5, और 5 में 4 बेचता, तो एक का विक्रय मूल्य हो गया 5/4। इसका 4/5, इसका 5/4। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वज्र गुणा करवा देंगे। 4 चौके 16 और 5 पंजे 25। तो हम कह सकते हैं उसका क्रय मूल्य 16 रुपये, विक्रय मूल्य 25 रुपये। तो अब तो आप भी बता दोगे कि कितना का लाभ हुआ। 16 में खरीदा, 25 में बेचा, तो 9 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ और हानि किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसीलिए लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत का होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 4 के पहाड़े से 100 कटेगा 25 बार और 16 कटेगा 4 बार। 25 नमे 225 और 225 में भाग देना किसका, 4 का। 225 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20। 2 से असफल बचेंगे, 5 उतारेंगे, 6 चौके 24, 56.25 में से 24 घटाएंगे, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 दूने 8 और फिर 2 बचेंगे, तो 5 चौके 20, 56.25%। ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि 1200 का 12% प्लस अक्स बराबर 5400 का 18% हो तो अक्स का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिशत निकालने का सबसे आसान तरीका आपको बताएं कौन सा तरीका होगा। एक तो आप सीधा सीधा गुणा करोगे, 100 का भाग दोगे। आपको सबसे आसान तरीका यह होगा कि किसी भी संख्या का यदि हमें 10% निकालना है तो उसके आगे से एक जीरो हटा दो, और उसका 1% निकालना है तो उसके आगे से 2 जीरो हटा दो, यदि जीरो दिए गए हैं। और यदि शून्य न देकर कोई अन्य अंक हो इकाई और दहाई के, तो हमें क्या करना होगा, 2 छोड़कर पॉइंट लगा देना है। ठीक है। अब 1% कितना आ गया, 12। तो 12% कितना हो जाएगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, प्लस अक्स अपनी जगह रहेगा। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। 10% एक जीरो हटा देंगे, 1% 2 जीरो हटा देंगे। 1% कितना आ गया, 54, और 54 को 18 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 972। गुणा करके देख सकते हो, 18 चौके 72, 18 पंजे 90 और 9 हासिल के 97, 972 आ जाएंगे। अब 144 क्या है, अक्स के प्लस में पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस में। 972 में से 144 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 9 में से 1 घटाएंगे 8, 828। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि प्रथम 8 भाज्य संख्या और प्रथम 8 अभाज्य संख्या के औसत का योग क्या है। यह क्वेश्चन करवाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है। इसके अलावा औसत किस प्रकार निकाला जाता है, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होती है, सम अभाज्य कौन सी होती है, ये सभी इस प्रश्न में आपको बताएंगे।
अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या, सीधा सीधा ध्यान रखना, वह संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 5 है, 5 में केवल 5 का ही भाग जाता और किसी का नहीं जाता। 1 का तो सभी में जाता है, एक तो एक ऐसी संख्या जिसका सभी में भाग जाता है, परंतु एक ऐसी संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये दोनों की श्रेणी में ही नहीं आती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सम संख्या की तो परिभाषा ये होती है कि जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता हो वो सम होती है, और जिसमें किसी का भाग जाता हो वो अभाज्य नहीं हो सकती। तो 2 में केवल 2 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, इसीलिए 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के बाद में अभाज्य 3 हो जाएगी, 3 में भी 3 के अलावा किसी का नहीं जाता। 3 के बाद में 5 हो जाएगी, 4 नहीं होगी। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती, क्योंकि 4 में भाग जाता है, किसका जाता है? 2 का भाग जाता है। 5 के बाद में 7 हो जाएगी, 6 नहीं होगी, 6 भाज्य है, 6 में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 7 के बाद में हो जाएगी 11। अब आप बोलोगे 9 कहाँ जाएंगे? 9 में भाग जाता है, 8 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है, 9 में 3 का भाग जाता है। 11 के बाद में आएगी 13, 13 के बाद में आएगी 17 और 17 के बाद में आ जाएगी 19। हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या। एक बार भाज्य ही लिख लेते हैं। भाज्य कौन सी हो जाएगी? 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 9 के बाद में 10 हो गई, 10 के बाद में 12 हो गई, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। राशियों का योग बटा संख्या, जोड़ लो इन्हें। 2 और 3 5, 5 10 7 17 11 28 13 41 17 58 और 19 77। तो ये तो हो गई 77/8, क्योंकि संख्या 8 है तो संख्या का भाग देना। और ये कितनी हो जाएगी? 6 4 10 8 18 9 27 10 37 12 49 14 63 15 78। यह हो गई 78/8। अब दोनों संख्याओं के हर समान है, और जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनका लघुत्तम वही होगा जो हर का मान है। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो लघुत्तम भी 8 आ जाएगा। और ऊपर दोनों को जोड़ दो। 77 और 78 कितने हो जाएंगे? 155। 155 में हमें भाग देना किसका? 8 का। कितनी बार भाग जाएगा? 152 में 8 का भाग जाएगा। 19 अट्ठे 152 होता है, तो 19 बार भाग जाएगा 152 में। कितने शेषफल बचेंगे? 3। 3/8 लिख सकते। 19 से 3/8 इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया? किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 19 मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि आपको प्रश्न में लगभग पूछा होता या फिर यहाँ पे योग आता आपका 152, तो 19 सही होता, परंतु यहाँ पे कुल योग पूछा है और 155 योग आ रहा है, तो 19 से 3/8 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। और यदि प्रश्न में अंकित मूल्य दिया गया होता है तो अंकित मूल्य भी 100% होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यदि प्रश्न ब्याज का है तो मूलधन 100% होता है, और यदि अन्य कोई प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है तो कुल संख्या हमेशा 100% होती है। क्रय मूल्य 100% है, 30% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में 30 जोड़ देंगे, 130%। और आपके प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया गया 572, तो ये 572 क्या हो गया? 130% हो गया। ज्ञात क्या करना? क्रय मूल्य, जो कि कितना होता है? 100%। तो गुणा करवा दो 100 से। 0 से 0 काट देंगे, 13 का भाग देना 572 में। 13 चौके 52, 57 में से 52 घटाएंगे, 5 बचेंगे, 2 उतार देंगे, 13 चौके 52, 44 आएगा। और 44 को 10 से गुणा करेंगे तो 440 आएगा। 440 तो आप बोलोगे ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। आज के क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, और आपके सामने नए नए तरीके भी आ रहे हैं। यदि आपको तरीके अच्छे लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको रोजाना ऐसे ही एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलते रहेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 65 रुपए की सूचीबद्ध, सूचीबद्ध का मतलब अंकित मूल्य, प्रिंट रेट है, वस्तु है 2 छूट दे रहा, ठीक है। उसके बाद में 56.16 में खरीदा है। पहली छूट है आपकी 10%, तो दूसरी छूट बताना। तो 65 रुपए की वस्तु है और 10% की पहली छूट दे दी, तो मतलब 90% बेची। अभी अभी आपको बताया था कि क्रय मूल्य 100% होता है और अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य 100%, और 100% है 10 की छूट देती तो 90 में बेचेगा। 0 से 0, 5 के पाड़े से ये 13 बार और ये 2 बार, 13 9 में 117, 117 में 2 का भाग देंगे तो 58.50। तो पहली छूट देने के बाद में कितना मूल्य आया, 58.50, और दूसरी छूट देने के बाद में आपके प्रश्न के अनुसार 56.16 आए। तो दूसरी छूट कितनी की दी, 58.50 में से 56.16 घटा देंगे तो हम कह सकते हैं 2.34 रुपए की छूट दी। और छूट किस पर दी, इस पर 58.50 पर, 65 मत कर देना, अब 58.50 हो गया मूल्य। 58.50 पर छूट दी है 2.34 की, तो 2.34 बटे 58.50 क्या निकालना, प्रतिशत, गुणा 100। 2 से पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 से पहले पॉइंट है, हटा दो, 0 से 0 काट दो और काट दो, और क्या काटोगे, 5 से काट दो 2 बार, इसे 5 से काट दो 117 बार, 117 एकम 117, 117 दूणे 234, 17 दूणे 34 होते, 1 का डबल 2 होता है, ठीक है। 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4। तो दूसरी छूट कितने की दी है, 4% की दी है। आशा है आपके समझ में आ गया है किस प्रकार 4% आया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, आपको शायद पहली बार देखने को मिला होगा कि ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 7/3। आपने सीधा सीधा देखा, ऐसे भिन्न के रूप में नहीं देखा। भिन्न के रूप में कुछ नहीं करना, आपको अभी अभी पहला क्वेश्चन बताया था कि 3/2 आ गया, 7/3 आ गया, अनुपात में बदलना है। अभी अभी पहले क्वेश्चन में बताया था वज्र गुणा करवा दो, 3 3 9, 7 दूणे 14। तो ए अनुपात बी बराबर हम कह सकते हैं 9:14 है। बी अनुपात सी 1/5 और 1/7 है, वज्र गुणा करवा दो, 7 एकम 7, 5 एकम 5। बी अनुपात सी कितना हो गया, 7:5। तो ए अनुपात बी आया 9:14, बी अनुपात सी आया 7:5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी 9:14, एक के नीचे 9, बी के नीचे 14, सी के नीचे कुछ नहीं है तो पास वाला 14। बी अनुपात सी 7:5, बी के नीचे 7, सी के नीचे 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो पास वाला 7। अब यहाँ पे सरल करने के लिए जो कट रहा है वो काट दो। देखिए इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और ये 7 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। तो 9:14 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूणे 10। तो 9:14 अनुपात 10 इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यह अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, राशि हो रही कितनी हो रही, 2 गुनी हो, चाहे 2 गुनी हो, 4 गुनी हो, 10 गुनी हो, 15 गुनी हो, आपको क्या करना, जितना गुणी है उसमें से 1 कम कर दो। 2 गुणी है तो 2 में से 1 कम कर देंगे, 1 हो जाएगा। बट्टे जो दिया गया उसका भाग दे दो, समय दिया गया समय का भाग दे दो, और 100 से गुणा करवा दो। 0 से 0, 10 में 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 1 शेष पल बचेगा, फिर 3 3 9, 3 3 9, तो 3.33%, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आधार पर चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपए की राशि पर 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आज आपको ब्याज ज्ञात करने का वो तरीका बताऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए कौन सा तरीका, पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि ये 6 त्रैमासिक, चतुर्मासिक, अर्धवार्षिक ये क्या होते हैं। तो जब 6 या अर्धवार्षिक हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, दर में 2 का भाग देना है और समय को 2 से गुणा करवा देना। जब आपके सामने प्रश्न में दिया गया हो चतुर्मासिक हो तो क्या करना, दर में 3 का भाग देना। ध्यान रहे, चतुर्मासिक हो तो 3 का भाग देना और त्रैमासिक हो तो 4 का भाग देना।
दर में 3 का भाग देना चतुर्मासिक हो तो, और समय को 3 से गुणा करना। जब त्रैमासिक हो तो इसमें 4 का भाग देना, समय को 4 से गुणा करवाना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। क्या दिया गया, 6 माह दी गई है, 6 माह दर में 2 का भाग 40%, क्या आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, 20%। 18 माह 2 से गुणा करेंगे, 18 दूने 36 माह, और 36 माह के कितने वर्ष बनते हैं आपको पता, 12 3 36, 3 वर्ष बनते। अब इस प्रश्न को आपको ऐसे पढ़ना है कि 18,500 रुपए का 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। अब आप बोलोगे कि जो आप नया तरीका बताने वाले थे वो कौन सा है, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो। क्या दिया गया है कि दर दी गई है 20% और समय दिया गया 3 वर्ष। तो यदि साधारण ब्याज पूछता तो 20 3 कितने हो जाते, 60। तो 18,500 का सीधा सीधा 60% निकाल देते और वही इसका साधारण ब्याज होता, कोई सूत्र लगाने की जरूरी नहीं है। तो आप बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, जब समय दिया गया है 2 वर्ष का तो कितना ज्यादा होता, दर का स्क्वायर बटे 100, मतलब 20% दर है तो 20 × 20 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूने 4% अधिक होता, 40% साधारण ब्याज होता, चक्रवृद्धि ब्याज 44% हो जाता। अब आप बोलोगे समय यहाँ पे 3 वर्ष का है तो क्या करें, 3 वर्ष का है तो भी हम कुछ न कुछ करेंगे। क्या करेंगे, 3 वर्ष का है तो यहाँ पे दर का स्क्वायर तो होगा ही, मतलब 20% है तो 20 × 20 तो होगा ही, इंटू समय कितना दिया गया 3, तो 3 से गुणा करवा देंगे। और कुछ करेंगे, और क्या करेंगे, और हम करेंगे दर का क्यूब। क्यूब कितना हो जाएगा, 20 × 20 × 20, 3 बार गुणा करवाना। 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, और 400 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1200, और इसे करेंगे कितना हो जाएगा, 8000। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी 2 से पहले दशमलव लगाना और बाकी संख्या इधर जोड़ देना। 2 रख लिए और 80 इधर जोड़ेंगे तो 1280। यहाँ से भी 2 रख लेंगे और बाकी इधर जोड़ देंगे। इधर कितने आए, 20% थी और 3 वर्ष का समय, 20 3 60, तो 60 और 12 कितने हो जाएंगे, 72। तो 72.80% क्या हो जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कुछ भी सूत्र नहीं निकाल लगाना है, 18,500 का सीधा सीधा निकाल दो आप, 72.80% उत्तर आ जाएंगे बटे 100। ये 2 से पहले पॉइंट है तो 2 जीरो लगा दो नीचे, 0 से 0 काट देंगे, 1 और 2 0 से 1 और 2 0 काट देंगे, और भी काट लेंगे, 5 के पहाड़े से इसे काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 37 बार कटेगा, और ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा आपकी कितनी बार, 2 बार कटेगा, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 3 6 और 4, 364 बार, और 364 को 37 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 13,468 रुपये आएगा। ऑप्शन ए में दिया गया तो ऑप्शन ए राइट होगा, गुणा करवा के देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 16 महिलाएं एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा करती हैं। तो 16 है महिलाएं, 7 घंटे काम करती है और 48 दिन में करती है, तो यह किसका निकल कर आया, ये उसका निकल कर आया कि एक महिला 1 घंटे काम करके कितने दिनों में करेगी, बट्टे 12 घंटे काम करती है और 32 दिनों में पूरा करवाना, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, 16 एकम 16, 16 दूने 32, 2 से 48 24 बार कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूने 24, ऊपर क्या बच गया, एक तो यहाँ पे 7 बच गया, एक यहाँ पे 2 बच गया, तो 7 दूने कितने हो जाएंगे, 14। तो 14 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी में 14 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और संजय उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। मोहित 3 दिन काम करता है, उसके बाद में संजय काम पर लग जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पे मोहित एक काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15, और ये बोलता है कि मोहित 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 5 3 15, हम कह सकते हैं 1/5 काम मोहित कर देता है। तो 1/5 काम तो मोहित कर देता है, तो संजय के लिए पीछे कितना बचेगा,
5 काम में से एक काम मोहित कर देगा तो पीछे 4 काम बचेंगे, तो हम कह सकते हैं 4/5 काम संजय के लिए पीछे बचेगा। 4/5 काम को वो कितने दिनों में करेगा? एक काम को वो 10 दिन में करता है, 4/5 को 10 से गुणा करवा देंगे। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 4 दूने 8 दिन में समाप्त कर देगा वो। तो 3 दिन मोहित काम कर चुका है और 8 दिन संजय काम करेगा, तो कुल कितने दिन लगेंगे? 8 और 3 11 दिन लगेंगे। किस ऑप्शन में 11 दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में 27 किलोमीटर प्रति घंटे और 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, तो 3.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी बताओ। तो आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करवाते समय बताया था कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जाती हैं, ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल क्या होती है? दोनों चालों का योग होता है। और जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती है, तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर होता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति क्या विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 33 और 27 का योग कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया गया 3.5, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? गुणा करवा देंगे। तो 3.5 एक जीरो है, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। 35 को 6 से गुणा करवाना, कितना हो जाएगा? 35 3 105 और 35 छक्के 210, 210 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? 210 डी में दिया गया, तो डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? मान लो दो संख्याएं हैं, पहली ए है और दूसरी बी है, तो वर्गों का अंतर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आप अच्छी तरह से जानते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। सॉरी, ए माइनस के बी, यही होता है। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार योग, एक बार अंतर। तो योग है 26, अंतर है 12, तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। 26 को 12 से गुणा करवा दो, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। 12 छक्के 72 के 2 हो जाएंगे, 12 दूने 24 और 7 हासिल के 31, 312 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा आगे चले गए क्या? स्पीड हो गई थोड़ी। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी? सॉरी, 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल कितनी है? देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रेन की लंबाई दी गई है और समय दिया गया है, और आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, एक बिंदु को, एक खंबे को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई, जो कि 125 किलोमीटर दी गई है। और चाल का सूत्र दूरी बटा समय बटे 10। अब ये है मीटर में, ये है आपके किस में? सेकंड में। तो चाल किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में, परंतु आनी किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। आपके उत्तर दिए गए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से 125, 25 पर और काटेंगे, क्या काटेंगे वो? 5 पंजे 25, 5 दूने 10, 2 से 9 बार, 9 पंजे 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल नहीं आई, सापेक्ष चाल आई है। और जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है, सापेक्ष चाल क्या होती है? दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर 45 है, जिनमें से एक 5 है, तो दूसरी कितनी होनी चाहिए? दूसरी 50 होनी चाहिए, तभी अंतर 45 होगा। 50 में से 5 घटाएंगे, तो ट्रेन की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे डी मत कर देना, गलत हो जाएगा 45 कर दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत जिसका आयाम 4 सेमी और 2 सेमी, आयाम क्या होता है? आयाम होता है उसका परिमाप, सॉरी भुजाओं की लंबाई, आयाम होती है उसकी भुजाएं, और उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो जो आयत का परिमाप होगा उसे मोड़ के समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो आयत का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई दी गई है 4 और चौड़ाई दी गई है 2, तो 4 और 2 6 और 6 दूने 12, तो आयत का परिमाप 12 सेंटीमीटर है।
तो समबाहु त्रिभुज का भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 इंटू भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान हो जाएगा, ये उधर जाएगा भाग में, 4 3 12, 4 सेंटीमीटर की भुजा आएगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 भुजा आई है अभी 4, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4√3, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन किसके होने वाले हैं, उसके बाद के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके रीजनिंग के। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा जो भी बहुभुज दिया गया उसकी भुजाओं की संख्या से गुणा करवा दो। ठीक है, 6 समषटभुज है तो 6 से गुणा करवाना है, अष्टभुज होता है तो 8 से गुणा करवाते। ठीक है, उत्तर आ जाएगा। तो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 काट लेंगे, 2 से 3 बार कटेगा और 2 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 3 बार कट जाएगा। 3 3 9 और 9 छक्के कितने हो जाएंगे 54, तो 54√3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में दिया गया तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अनुक्रम में तीसरा आएगा। तो क्रम के अनुसार किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले ए आता, उसके बाद में बी आता, उसी प्रकार। तो सबसे पहले इनमें दिए गए सभी में ISO 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 दिया गया। ठीक है, फिर इसमें ISOL 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 ISOM, तो L आता 12 पे, M आता 13 पे, तो ये बाद में आएगा। तो ये तो इन तीनों से बाद में आएगा, सीधा चौथे स्थान पर आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमें देखना कि तीसरे पे कौन सा आएगा, तो इनमें से होगा। तो ISOL, L के बाद में इसमें है I जो कि 9 नंबर पे आता है, इसमें है O जो कि कितने पे आता है 12 पे आता है, और इसमें है A 1 नंबर पे। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद में 9 नंबर वाला आएगा 2 नंबर पे, और उसके बाद में ये आएगा 3 नंबर पे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द INDULGES के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान वही रहेगा। यह क्वेश्चन किस प्रकार करना, देखिए यहाँ पे हमें देखना कि कौन सा वर्ण कितने नंबर पे आता। I 9 पे आता है, N 14 पे, D 4 पे, U 21 पे, ये 12 पे, G 7 पे आता है, E 5 पे आता है और S 19 पे आता है। अब हमें देखना सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा कौन है, इनमें 4 है, 4 पे कौन आ रहा है D, तो सबसे पहले D आएगा। 4 के बाद में कौन है, यहाँ पे 5 है, 5 पे है E, तो उसके बाद में E आएगा। E के बाद में कौन सा आएगा, 5 के बाद में 7, 7 पे है G, तो G आ जाएगा। 7 के बाद में 9, 9 पे है I, तो I आ जाएगा। 9 के बाद में है यहाँ पे 12 पे L, तो L आ जाएगा। 12 के बाद में यहाँ पे 13 नहीं है, 14 पे है N, तो N आ जाएगा। 14 के बाद में यहाँ पे है 19 पे S, और लास्ट में आ जाएगा 21 नंबर पे U। तो यहाँ पे D दे के पहले स्थान पे, यहाँ पे I पहले पे, तो ये तो नहीं होगा। फिर E है, ये भी नहीं होगा। फिर G है 3 नंबर पे, यहाँ पे 3 नंबर पे D है, ये भी नहीं होगा। I है 4 नंबर पे, इसमें पहले पे है, ये भी नहीं होगा। L है 5 पे, 1 2 3 4 5 पे L है, तो L का क्रम अभी भी वही है, तो 1 तो L होगी। फिर इसमें N है, इसमें N 2 पे, ये भी नहीं होगा। S इसमें है, परंतु इसमें लास्ट में ये भी नहीं होगा, U भी नहीं होगा। केवल एक L ऐसा है जिसका क्रम चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एक अक्षर ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि B बराबर 2 MAT बराबर 34 तो JOGLEX बराबर क्या होगा। तो B 2 पे आता आपको पता है, M 13 पे आता, A 1 पे आता, और ये 20 पे आता। T 13 और 1 14, 14 और 20 34। अब हमें देखना, J 10 पे आता, O 15 पे आता, G 7 पे आता है, L 12 पे आता है।
L12 पे आता है, E5 पे आता है और अक्स 24 पे आता है। 10 और 15 25, 25 और 7 कितने होते हैं 32, 32 और 12 कितने होते हैं 32 और 12 होते हैं आपके 44, 44 5 49, 49 और 24 73। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र। शैलेंद्र केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा। शैलेंद्र है केशव से छोटा तो केशव इसके ऊपर लिख देंगे, और राकेश से लंबा तो राकेश इससे छोटा तो इसे नीचे लिख देंगे। माधव सबसे लंबा है तो माधव को सबसे ऊपर लिख देंगे। 4 तो हो गए, एक और देखना। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, आशीष केशव से छोटा है, केशव ऊपर होगा आशीष नीचे होगा। और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा मतलब इन दोनों के बीच में होगा आशीष। ठीक है, तो पूछा क्या सबसे छोटा, सबसे नीचे कौन है ये आर। आर किसका नाम है, आर पे है आपके राघव, नहीं राकेश, राकेश होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई बैठे हैं जिनका मुंह आपकी ओर है। ठीक है, तो आपका जो बायां होगा वो उनका दायां होगा और आपका जो दायां वो उनका बायां होगा, क्योंकि वो आपके सामने बैठे हैं। तथा इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाएं बैठा है, तो यहाँ पे डी बैठा सी के बाएं, तो यदि आपके अनुसार बैठा होता तो सी इधर होता, परंतु ये आपके सामने बैठा तो सी इधर हो जाएगा। ठीक है, सी के बाएं, आपके अनुसार ये दाएं है परंतु सी के ये बाएं हैं। फिर आगे लिखा है कि बी ई के दाएं बैठा है, बी बैठा ई के दाएं, और ए सी के दाएं बैठा है। ठीक है, ए सी के दाएं बैठा तो ए इधर हो जाएगा, सी से इधर हो जाएगा। और लिखा बी डी के दाएं बैठा तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ई होगी। यदि एक कोने पे ई बैठा, ये एक कोने पे बैठा, तो मध्य में कौन है, तो इधर से 2 हटाएंगे, इधर से 2 हटाएंगे, मध्य में डी हो गया। किस ऑप्शन में डी दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आशा है आज के क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं और आज के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और यह सीरीज आपकी इसी तरह चलती रहेगी और रोजाना एक से बढ़कर एक प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे और एक से बढ़कर एक तरीका सामने आता रहेगा। तो रोजाना नए नए तरीके सीखने के लिए और अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह सीरीज आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।